बताओ कॉब किसके सिमेट्री होगा, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। बताओ ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री होगा, -x के अबाउट, पक्का। चलिए याद तो है आपको। अच्छा, हम लोग कांस्टेंट रहने पे भी उसका भी ग्राफ बनाना सीख गए थे, याद आ रहा है, जैसे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भी बना पा रहे थे ना। तो एक ग्राफ लास्ट मुझे बना के बता दीजिए आप, एक ग्राफ मुझे बना के बता दीजिए, फिर हम लोग हाइपरबोला पे स्विच कर जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। पहले बताओ देखकर समझ में आ रहा है ये पैराबोला है, समझ में आ रहा है, कैसे समझे, पहचान क्या है, v का पावर 1 और t का मैक्सिमम पावर 2, तो हो गया पैराबोला। ठीक है, अब बनाइए जरा इसका, किसके अबाउट सिमेट्री होगा, v के अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्री होगा, पावर तो 1 ही है ना जी, प्लस v के अबाउट सिमेट्री होगा, ये भी समझ में आ गया आपको। टाइम एक्सिस को हमेशा फिजिक्स में कहां रखते हैं, x पे, तो उनको इंडिपेंडेंट होता है, ये सारी बातें आपको आता है। सिर्फ एक ही टर्म रहता था तब तो डायरेक्ट कर देते थे, ओरिजिन पे वर्टेक्स आता था, पर अभी एक्स्ट्रा टर्म है ना, तो 2 पॉइंट खोजोगे कहां पे कट कर रहा है। v की वैल्यू, देखिए मैंने v का वैल्यू 0 रखा, टी स्क्वायर माइनस टी, मैं टी एलसीएम लिया, t माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से देखो 2 वैल्यू आ जाएगा, एक पूरे को राइट लेफ्ट हैंड साइड छोड़ोगे तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा एक वैल्यू, और दूसरा कौन सा आएगा बताइए, इसको इधर भेज दो, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू प्लस 1। तो आपको पता चल गया ये दोनों वैल्यू कब है, एट v इक्वल टू 0 पे, v इक्वल टू 0 पे आपके पास 2 वैल्यू है, पैराबोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट तो होगा ही। अब इसका ग्राफ बना देंगे, मुझे मालूम है कि x एक्सिस पर मुझे टाइम रखना है, x एक्सिस पर टाइम रखा, y एक्सिस पर वेलोसिटी रखा, ठीक है जी। अब मैं ना v का वैल्यू 0 लिया, v का वैल्यू 0 मतलब ये पॉइंट है, v का वैल्यू 0, अब इस v0 पे टाइम भी 0 है, तो एक पॉइंट तो यही आ गया, और दूसरा पॉइंट टाइम का वैल्यू 1 है, यानी ये है 1, मान लो ये वैल्यू है t इक्वल टू 1। ओके, अब ये तो पता चल गया ये 2 पॉइंट होकर पैराबोला गुजरेगा, पास करेगा, पर इसका वर्टेक्स कैसा होगा, मतलब ओपनिंग ऐसा ऊपर की तरफ होगा या ओपनिंग नीचे की तरफ होगा, ये पता चलेगा। तो बताइए किसके अबाउट सिमेट्री है, प्लस v के अबाउट, तो प्लस v के अबाउट सिमेट्री है, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट नहीं होता तो ग्राफ ऐसा होता ना, तो थोड़ा शिफ्ट कर गया, यही तो है ना। फिर हम लोग जानते हैं टाइम निगेटिव होता नहीं है, तो इधर वाला ग्राफ मिटा देंगे चाहो तो, पूरा मिट गया। चलो अपना ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इधर बनाना भी है तो ऐसा डॉटेड करके हम बना सकते हैं। क्लियर है, देखिए जिनसे नहीं बन पाया प्लीज रिवाइज करें घर पे, प्लीज रिवाइज करें, फिजिक्स में यही सब ग्राफ जरूरत पड़ेगा, फिर हर चैप्टर में एक एक ग्राफ लर्न नहीं करना है, फिर बहुत दिक्कत है ना। कई बार एग्जाम में देखेंगे नया ग्राफ पूछ देगा, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ पूछ सकता है आपसे, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, लिखिए, सब आया हुआ क्वेश्चन है अपनी नीट में। लिखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a particle start from rest and moves with constant acceleration of 3 meter per second square, constant acceleration of 3 meter per second square, which of the following graph is correct,
which of the flowing graph is correct। आइए बोर्ड पे मैं 4 ग्राफ दे रहा हूं, आपको बताना है। आप बनाना चाहें तो आप भी जल्दी जल्दी बना ले, बाकी सही तो कोई एक ही है। अब ये आपको बताना है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन सिखा दिया, मैंने आपको पैराबोला सिखा दिया, इलिप्स सिखा दिया, सर्कल सीख लिए, ऑलमोस्ट सभी ग्राफ सीख ही चुके हैं। अब एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ना है, वो तो तुरंत ही पढ़ लेंगे। चलिए जी, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट। पहली बात, क्वेश्चन में नहीं बोला किसका ग्राफ चाहिए, पर 4 ऑप्शन देखकर, यही ब्यूटी एमसीक्यू एग्जाम में कि आधी इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन से लेना है। ऑप्शन में कहीं नहीं बोला ग्राफ बनाइए, कौन सा ग्राफ बनाइए, पर ऑप्शन देखकर समझ में आ गया कि हर ग्राफ कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अब उसका कंडीशन दिया है कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी हमारा बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी है उसका u0 है, और बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी हो वैल्यू से हमें नहीं लेना है, ये पता है a एक कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो आपके पास कोई इक्वेशन तो हो s और t का। क्या आपके पास कोई इक्वेशन है s और t का? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या u0 होने से ये टर्म खत्म हो जाएगा? तो अपना बचा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये नहीं हो गया y इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसी फॉर्मेट में तो आ गया। थोड़ा चाहो तो इसको उधर लेकर चले जाइए। समझ पा रहे हैं? तो हमें तो इतना सोचना ही नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि ये पैराबोला है। कैसे पैराबोला है, कैसे देखकर समझ में आया बताइए? एक का पावर 2 और एक का पावर 1, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक पार्ट है। बातें समझ में आ रहा है? किसके अबाउट सिमेट्री होगा? एस के अबाउट। तो पहले पैराबोला है, तो पैराबोला में कोई सीधा लाइन तो होता ही नहीं है, तो ये 2 ग्राफ तो गलत है। ये तो मुझे ऐसे ही समझ में आ गया, ये गलत है, ये गलत है। ये लग रहा है पैराबोला हो सकता है, ये लग रहा है पैराबोला हो सकता है। पैराबोला में कर्व लाइन है, तो उसमें भी मुझे देखना है क्या ये ग्राफ एस के अबाउट सिमेट्री है क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं? तो यही ग्राफ एस के अबाउट सिमेट्री है। अब देखो, इससे मुझे समझ में गया एस के अबाउट सिमेट्री होगा, और प्लस में कोई टर्म नहीं है, यानी वर्टेक्स कहां पे होगा? ओरिजिन पे। इसका पूरा ग्राफ अगर मुझे बनाना हो तो मैं ऐसा बनाऊंगा, इस एक्सिस पर s रखा, इस एक्सिस पर t रखा, और s के अबाउट ये है तो ये गया। पर मुझे मालूम है टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला टर्म हटा देंगे ना, तो कौन बचेगा? ये। क्या वही नहीं बना हुआ ये है? यानी ये सही है। समझ पाए? अब देखो, ये चैप्टर में ये अलग से नहीं सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये तो पढ़ेंगे, पर उसका शेप अलग अलग कंडीशन का नहीं पढ़ेंगे। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड start accelerating, constant velocity, and start accelerating with 3 meter per second square, accelerating with 3 meter per second। मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं, 4 ग्राफ। आइए, फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। एस वर्सेस टाइम।
देखो मैंने 1 2 तो 3 4 लिख देता हूं, 3 4। चलिए अब फिर से ग्राफ देखकर समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट था, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पर बाद में एक्सेलेरेशन आ गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर हमारा एक्सेलेरेशन जो है ये कांस्टेंट है। पर इस बार u जीरो नहीं है, इस बार u जीरो नहीं है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो क्या इस बार हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये जो होता है ये वर्टेक्स का ओरिजिन पे आएगा क्या? नहीं ना, ये टर्म नहीं रहता तब आता। देखो कहीं ना कहीं ये सब पैराबोलिक रिलेशन दिखा रहा है, कर्व दिखा रहा है, पर ये दोनों गलत है। आप देखकर बता सकते हैं क्यों गलत है? क्योंकि दोनों का देखो ये ग्राफ पूरा कैसा रहा होगा, ये ग्राफ पूरा ऐसा रहा होगा। समझ पा रहे हैं? इसका वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे, ये ग्राफ पूरा ऐसा रहा होगा, इसका भी आ गया ओरिजिन पे। ये दोनों गलत है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एमसीक्यू में पूरा नहीं समझने से भी चलेगा, पर ऐसा हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये दोनों नहीं है। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या ये ओरिजिन पे है क्या इसका वर्टेक्स? इसका वर्टेक्स तो कहीं यहां कहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये भी नहीं है, तो बचा कौन? ये। तो देखो अभी मुझे ये नहीं पता था कि ये ग्राफ होगा, पर मुझे ये पता था कि ये 3 नहीं होगा। क्यों नहीं 3 होगा? कुछ टर्म है। अच्छा, इसका पूरा सॉल्व कैसे करेंगे? एस की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। आई थिंक ये ग्राफ हम लोग बनाए हैं, देखो अपनी नोटबुक में लास्ट क्लास में आई थिंक बनाए हैं ये। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब वो ग्राफ में देखो क्या यही वाला पोर्शन है क्या? ऐसा वाला पोर्शन, इधर कुछ निगेटिव रहा होगा इसलिए नहीं बना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, s का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से आप t कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा a प्लस 80/2, कुछ ऐसा ही बचेगा। t कॉमन ले लेंगे तो 80। अब एक बार इस पूरे को भेजिए तो आपको मिल गया t इक्वल टू 0, और दूसरी बार इसको भेजेंगे तो होगा a प्लस 80/2 इक्वल टू 0। 80/2 इक्वल टू माइनस a, तो t इक्वल टू आ जाएगा -2a। अच्छा, a से कैंसिल हो रहा है। ओहो सॉरी, देखो u है, मैंने a ले लिया। हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये ut है ना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां से t कॉमन लिए तो ये आपका u है। ठीक है जी, तो आइए दूसरा वैल्यू निकालते हैं। आपने इसको इधर भेजा तो बचा u प्लस 80/2 इक्वल टू 0। तो यहां 80/2 इक्वल टू माइनस यू हो गया, 80 इक्वल टू -2u, तो t इक्वल टू -2u/a। ये सब किया हुआ है आपका लास्ट क्लास में। तो देखिए जब हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तब अपना टाइम का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, देखो ये सब तो गलत ऑप्शन है, तो मैं ये सबको मिटा रहा हूं, ओरिजिनल इसका ग्राफ बना देता हूं आपको। इसका मैं ओरिजिनल ग्राफ बना रहा हूं, है ना। अच्छा जी, क्या बोला था? सेव कर लो। ये कहां गया सेव? देखिए ओरिजिनल उसका ग्राफ कैसे बना था, याद कीजिए। उसका ओरिजिनल ग्राफ बन गया था, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, ये है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। उस समय टाइम का वैल्यू 0 होगा और -2u/a होगा।
ये 0 है और ये है -2u/a, ये कहीं है -2u/a, ठीक है। अच्छा देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें टाइम निगेटिव नहीं है तो ये वाला टर्म हटा देंगे, तो अपना ग्राफ ऐसा। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ, ये सिर्फ प्लस भी देखोगे तो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व का पाथ है, तो कर्व मुड़ा हुआ होना चाहिए ना। बनाते समय हम लोग थोड़ा ऐसा बना देते हैं, पर ये ग्राफ ऐसा है, तो ये कर्व है ना, ऐसा मुड़ता हुआ बनेगा, तब तो ये ओरिजिन से जाएगा जी, तब ये ओरिजिन से जाएगा आपका, है ना। ऐसा कौन सा था, फर्स्ट वाला था क्या? हाँ, तो फर्स्ट वाला आपका गया, ठीक है। वो एक्चुअल में ये वर्टेक्स नहीं है, वो वर्टेक्स नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट है, ये पूरा ग्राफ है। आप देखो कल भी बनाए थे ऐसा वाला, है ना, कल भी बनाए थे। क्या मेरी पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से अपनी फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, चाहे कैसा भी दे दे, इलिप्स कैसा भी दे दे, सर्कल कैसा भी दे दे, स्ट्रेट लाइन कैसा भी दे दे, पैराबोला। फिर से शुरू से, स्ट्रेट लाइन कोई भी इक्वेशन देकर कैसे पहचानोगे? दोनों का पावर 1 1, ठीक है। सर्कल कैसे पहचानेंगे? पावर 2 2 रहेगा, पर x² बाय r² प्लस y² बाय r², दोनों के नीचे सेम होगा और इक्वल टू कितना होगा? 1। और इलिप्स कैसे पहचानेंगे? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, यानी x और y के नीचे अलग अलग क्वांटिटी होना चाहिए, इक्वल टू 1। और पैराबोला में तो हम देखें मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहां देखो पावर t का 2 भी है 1 भी है, पर मैक्सिमम पावर 2 है। तो एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 और एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, तो वो पैराबोला। फिर पैराबोला का अलग अलग कंडीशन देख लिए। अब बस 2 मिनट का कहानी बचा है। हेडिंग बनाइए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम लोग हाइपरबोला नहीं पढ़ रहे हैं, उसका एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम लोग का वही आएगा। जो बच्चे मैथ पढ़े हैं उन्हें पता है बहुत अच्छे से, हाइपरबोला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग उसका सबसे सिंपलेस्ट केस पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिखेगा? देखिए ये ऐसा दिखेगा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिजिक्स में कि ये वाला दिखेगा, या आपको ऐसा भी दिख सकता है x² y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जनरली ये इक्वेशन ऐसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा आपको? इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, देखो इधर कांस्टेंट है तो x को उधर भेजो तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। क्या ये और ये एक ही इक्वेशन है, अलग इक्वेशन है? एक ही है, समझ पा रहे हैं? ये फिजिक्स में भर भर कर आएगा, मतलब हमेशा आएगा। यहां से क्या मतलब हुआ है? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ये भर भर के आएगा। F इक्वल टू k q1 q2 बाय r², F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ग्रेविटेशन में F इक्वल टू g m1 m2 बाय r²। समझ पा रहे हैं? तो वहां पर ऐसा ग्राफ भर कर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत बार आएगा ये ग्राफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये ग्राफ आएगा। तो अब इस दोनों का ग्राफ कैसा बनता है, बस ये हमें समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखो यहां पर जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू आप 0 रखे तो y का वैल्यू कितना होगा इसमें? 1/0 इंफिनिटी। तो x जब 0 होगा तो y इंफिनिटी होगा, और x बढ़कर इन्फिनाइट हो गया
ये बढ़ रहा है, दिख रहा है, 0 से इन्फिनाइट बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी देखो x कम हो रहा है, y बढ़ा, x कम हो गया। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो ध्यान देखेंगे कैसे बनाएंगे इसके ग्राफ। मैं यहां बना रहा हूं, आप इसी के नीचे बनाना, ऐसा ना लगे कि ये ग्राफ उसका है। ये है y, ये है x। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 मतलब ये, तो उस समय y इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी को हम अपनी ग्राफ लाइन में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्राफ पे इनफाइनाइट वैल्यू मतलब बहुत दूर, यहां पे दिखा नहीं सकते, अपने ग्राफ पेपर उतना बड़ा नहीं हो सकता, तो हम ये दिखाते हैं इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। इसी तरीके से जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है, दोनों में y ही लिख दिया, ये इसमें दोनों x की वैल्यू 0 लिया, दोनों x ही कैसे लिख, अच्छा मैं ना ऐसे किया था, ऐसा मेरा ऐसा था तो x 0 तो y इनफाइनाइट ऐसा था। हाँ ओके, अब देखो जब x की वैल्यू इनफाइनाइट लिया, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट को कहां पे दिखाएंगे ग्राफ में, इधर कहीं दिखाएंगे, तो मान लो इधर कहीं है इनफाइनाइट, तो उस समय y की वैल्यू 0 है, तो y लगभग 0 पे आ गया, तो ये ग्राफ इस इंफिनिटी से लेकर इस इंफिनिटी तक जाएगा, पर ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं ना, टच कहां करेगा, इंफिनिटी पे ना। इसको रुको, मैं एक बार अच्छे से बना दे रहा हूं, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, ये इंफिनिटी से आया, इस इंफिनिटी पे गया, इधर भी टच कहां करेगा, इंफिनिटी पे, ये भी टच करेगा इंफिनिटी पे। पर एक बात बहुत ध्यान दें, क्या y में जितना इंक्रीज हुआ उतना ही x में भी डिक्रीज हुआ। जैसे मान लो, सपोज इसी को और अच्छे से कीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू पहले 0 रखो या 1 रखो, और फिर x की वैल्यू मैंने 2 रखा, तो x में इंक्रीज कितने का हुआ है, 1 का, y में कितने का डिक्रीज हुआ वो देखो जरा, तो y इक्वल टू कितना होगा, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, समझ पा रहे हैं। तो एक बात देखो, ये अगर डबल हुआ, ये डबल हुआ तो ये भी क्या हुआ, हाफ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 से डिवाइड हुआ, पर एक ही रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, बढ़ा तो मल्टीप्लाई हुआ, डबल हो गया, कम हुआ यानी हाफ हो गया, पर रेट वही है ना दोनों का, दोनों का रेट सेम होने का क्या मीनिंग है, बहुत ध्यान समझिए। ये जो एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा, ये पॉइंट पर ध्यान देंगे। ये मान लो इतना डिस्टेंस पे, तो ये भी इतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब मान लो ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन से आप 1 मीटर ऊपर चले गए, यहां पे, यहां पर अगर आप दिखा रहे हैं इतना डिस्टेंस पे, तो इतनी हाइट इधर भी जाएंगे, यहां पर भी हमें उतना ही हाइट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू एक तरीके से कम हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब आपको ना जरूरी नहीं इतना बड़ा ग्राफ बना हुआ दिखे, ऑप्शन में ये ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है अपनी, इसका अभी हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी इसी की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ आपको ऐसा भी बना हुआ दिख सकता है, ये y, ये x, और छोटा सा ग्राफ बना हुआ दिख सकता है, ये वही है। अब उसकी मर्जी, एग्जामिनर ने इसको पूरा ऊपर से यहां तक नहीं दिखाया, समझ पा रहे हैं मेरी। तो जरूरी नहीं है आप छोटा सा ग्राफ देखकर ये नहीं मत समझना कि ये गलत अलग ग्राफ है, ये ग्राफ इतना बड़ा भी दिखा सकता है। क्लियर है ना। ये सब ग्राफ किसका बना है, एक्स वाई कांस्टेंट का, इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, अभी इसका नहीं बनाए हैं, इसका मुझे भी बनाना है। चलिए इसे नोट करें, इसे आप नोट करें, इसे आप नोट कीजिए। इसे आप नोट कीजिए। कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कैसा भी का मतलब
बस ये आप ध्यान दें, जब दोनों का पावर 1 है, दोनों का पावर सेम, तो डिस्टेंस सेम रहेगा एक्सिस से। ऊपर जितना डिस्टेंस रखोगे नीचे भी उतना ही डिस्टेंस रखोगे, और कभी भी एक्सिस में मिलाएंगे नहीं। एक्सिस पे लैंड कब करेगा, कहां पे, इंफिनिटी पे, क्योंकि इंफिनिटी पे वैल्यू मिला है ना। तो ऐसा नहीं कि यहां पे टच करा देंगे, टच करा देंगे मतलब यहीं पे आपका x 0 हो गया, पर x 0 कब होगा, y की वैल्यू इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी को कभी भी ग्राफ में दिखा नहीं सकते हैं। क्लियर है ना ये बातें। अब हम लोग देखेंगे अगर एक का पावर 2 हो तब कैसे करेंगे। इस ग्राफ का नाम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा ये है ना, मैथ के साथ साथ मतलब फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भर भर के यूज होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से पहले आइए गैस इक्वेशन पे, है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कुछ याद आ रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा कुछ याद आ रहा है। सब में ग्ले-लुसिक लॉ, सब जगह ऐसा ही तो था। ये क्या फिजिक्स, ये एक जनरल नहीं है, केमिस्ट्री में भर भर के यूज होता है। आइए आगे बढ़े, इसको करते हैं। तो मैं इस सभी ग्राफ को मिटा रहा हूं, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब अपनी पूरी फोकस इस पे है, इस पे x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, ये फिजिक्स में भर भर के यूज होता है। तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं ना x की वैल्यू 1 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर x बढ़ा दिए 2 कर दिए, यानी x को डबल कर दिए, इंटू 2 कर दिए, तो y क्या होगा जरा देखो, 2 का स्क्वायर 4, तो y जो है ना, y ये 4 हो गया, यानी ये अब डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ, सॉरी 1/4, 1/4। अब ये सीधा 2 से डिवाइड नहीं हुआ, अब डिवाइड 4 से हो गया, ये हो गया डिवाइडेड बाय 4। यानी जिस रेट से x बढ़ रहा है, क्या उसी रेट से y बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, नहीं, x का बढ़ने का रेट और y के कम होने का रेट सेम है या अलग है, अलग है। वहां पे क्या था, इसमें क्या था, जब अभी हम लोग किए थे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 था, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 1/2 था। तो x इंक्रीज किया 1 टाइम से, मतलब 2 टाइम से, 1 टाइम तो नहीं बोलना चाहिए, 2 टाइम से डबल हो गया। तो ये भी डिक्रीज किया 2 टाइम से, है ना, इंक्रीज किया तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो डिक्रीज करेगा, पर रेट दोनों का सेम था ना, पर यहां पे अलग है, इसीलिए अब एक्सिस से डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। अब इसको देखो, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा है, बच्चे को पता नहीं चलता है कौन किसका ग्राफ है, तो इसको जरा ध्यान देखें। देखो ये y है, ये x है, तो x में थोड़ा सा बढ़ा होगा तो y में ज्यादा कम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, x में 1 बढ़ा है, y में ज्यादा कम हो गया। तो ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा रखोगे, x एक्सिस से कम रखोगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जिसे देखो मेरा जहां पे ये कम खत्म हो रहा है, मैं अपना ग्राफ, तो मैं ना यहां पर इतना डिस्टेंस दिखाया, तो इतनी दूरी पे ही y में उससे लगभग डबल डिस्टेंस दिखा दिया। समझ पा रहे हैं, डबल भी नहीं होगा, हर बार ज्यादा होते जाएगा, 3 रहेगा, कुछ और होगा 9 हो जाएगा, ऐसा बोल के। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, शेप वही रहेगा, अभी भी टच नहीं करेगा, ये भी इंफिनिटी पे टच करेगा, ये भी इंफिनिटी पे टच करेगा, पर इस बार y का स्लोप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो निगेटिव स्लोप तो है ही। तो हमें बस इतना माइंड में रखना है कि y से डिस्टेंस ज्यादा, x से डिस्टेंस कम।
समझ पा रहे हैं? कुछ प्रैक्टिस कर ले हाइपरबोला का। चलिए मैं बोलते जाऊंगा फिजिक्स का इक्वेशन, आप ग्राफ बनाते जाएंगे। तो कभी भी इस टाइप का शेप दिखे तो ये सब शेप कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके जी, बनाइए जरा। मास वर्सेस वेलोसिटी, ड्रॉ मास वर्सेस वेलोसिटी फॉर गिवन मोमेंटम, फॉर गिवन मोमेंटम। अब यहां पर एक लैंग्वेज सीखने को भी मिलेगा। इसने ये नहीं बोला कि मोमेंटम कांस्टेंट है, उसने क्या बताया? फॉर गिवन मोमेंटम, यानी कोई एक बार कोई आइटम आपको दे देगा, कोई क्वांटिटी दे देगा तो वो कांस्टेंट हो गया ना आपके लिए। तो मोमेंटम जो है यहां पर कांस्टेंट है। कभी भी आप क्वेश्चन में ये वर्ड दिखे फॉर गिवन वेलोसिटी, फॉर गिवन एक्सेलरेशन, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है और मास और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर बताइए? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लास 9 में पढ़े ना हम लोग। चलिए जी देखिए, हमें पता है P इक्वल टू एम वी। अब उसने बोला है P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट है। देखो घबराओ मत, अगर किसी को नहीं पता है तो जब चैप्टर में आएगा, ये कब आएगा? लॉज ऑफ मोशन में। पर एक बार अभी तो हमें पूरा फिजिक्स का ग्राफ देखना है। तो P जब कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं ना एम बी इक्वल टू कांस्टेंट। आ गया ना, वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम बोल सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। और p कांस्टेंट हाइपोथेटिकल नहीं है, याद करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। तो फिजिक्स में भर भर कर ऐसा जरूरत पड़ेगा। अब इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? इसका ग्राफ बना देंगे। मान लो इस एक्सिस पर v रखे, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना गैप यहां रखना है उतना ही गैप यहां भी रखेंगे। हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, यही ग्राफ बनेगा बार बार। बस दो चार क्वेश्चन से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अपनी फिजिक्स में कहां कहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ केटीजी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अभी अभी पढ़ के आए हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही है बॉयल्स लॉ। कुछ याद आया? हे महान आत्माओं, ऐसा क्यों देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम दिख रहा है। अरे नहीं पढ़े ये, केमिस्ट्री में भी पढ़े, फिजिक्स में भी पढ़े। केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नामक चैप्टर में पढ़े। अच्छा केटीजी नाम के चैप्टर शायद केमिस्ट्री में भी है, और भी कहीं कहीं पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। गैस के बारे में जहां भी पढ़े थे पढ़े। अब कुछ भी है क्या? अब P वर्सेस V का ग्राफ बना दीजिए, तो ग्राफ तो वही बनेगा। आप देखेंगे ये केमिस्ट्री में ग्राफ आपको दिखेगा, केमिस्ट्री की बुक में, फिजिक्स की बुक में ग्राफ तो वही बना, पर आया कहां से ये समझिए, आया कहां से ये समझिए, है ना? आया कहां से ये। ठीक है, नेक्स्ट बना लीजिए इस सबको जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ
यही सब लॉ मिलकर आइडियल गैस इक्वेशन बना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, मुझे अगर इसको, एक तो देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 है, तो v और t को बनाओगे तब तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, दोनों का पावर 1 1, समझ पा रहे हैं? और डायरेक्टली तब तो स्ट्रेट लाइन बना y इक्वल टू mx। ठीक है, पर अगर मैं इसको इस टर्म में देखूं, इनवर्सली करना है, पहले देखो v और t का तो ये ग्राफ बनेगा, पर अगर इनवर्सली हाइपरबोलिक ग्राफ बनाना है तो किसी को 1 बाय होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए इसको मैं ऐसा लेकर आऊं, इसको मैं ऐसा लेकर आऊं, v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, t को इधर लेकर आए, v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मान लो अगर आपको कभी, कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में उल्टा पुल्टा करता है। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या है? आपको ग्राफ दे देगा, इस बार भी ऐसा कुछ एक तो गड़बड़ी किया था, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया v वर्सेज 1 बाई टी का ग्राफ। ठीक है, बोला बनाओ v वर्सेज 1 बाई टी, आप उसका इक्वेशन भी जानते हैं चार्ल्स लॉ में। ठीक है, पर v वर्सेज 1 बाई टी कैसे करेंगे? तो देखो जरा ये इक्वेशन पे थोड़ा आगे बढ़िए, ऐसा लिख सकते हैं ना, v इंटू 1 बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है ना? यानी कि अब इस दोनों का रिलेशन कैसा है? 1 बाई टी इक्वल टू सी बाई वी, समझ पा रहे हैं? सी तो एक कांस्टेंट है, यानी 1 बाई टी और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या कुछ बात समझ में आया? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, 1 बाई टी तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, 1 बाई टी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। एक सेकेंड देखो, 1 बाई टी तो स्ट्रेट लाइन ही था, 1 बाई टी और v डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कंफ्यूजन है क्या अपने पास? डायरेक्टली है, टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, पर 1 बाई टी और v कैसा हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो t के साथ भी वैसा ही रिलेशन, 1 बाई टी के साथ भी वैसा ही रिलेशन, ये कैसे है? देखो ओरिजिनल इक्वेशन जो है ना, ठीक है, आप ना p को कांस्टेंट रखते हैं तो ये सही, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो ग्राफ बिल्कुल सही है, v वर्सेस t स्ट्रेट लाइन एकदम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसा t बढ़ेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं 1 बाई टी का बनाना, तो 1 बाई टी का बनाना आप चाहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि v बाई टी पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही ग्राफ बनेगा। यहां पे हम लोग थोड़ा सोचने में गलती किए, जरा देखो 1 बाई टी टर्म और v टर्म को देखो, मुझे बताइए दो टर्म मिलकर अगर कांस्टेंट है, मानो एक्स वाई इक्वल टू मैं 10 बोलूं, तो अगर कोई एक टर्म को बढ़ाओगे तो दूसरा टर्म को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर दोनों को बढ़ाओगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा ना, यानी ये टर्म तो इनवर्सली ही जाएगा। ठीक है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y लोगे। इसी तरीके से यहां पर v इंटू 1 बाई टी अगर कांस्टेंट है तो हमें बोलना पड़ेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसका ग्राफ हाइपरबोलिक जाएगा उसी तरीके का।
कंफ्यूजन है? देखिए, अरे इसका स्टार्टिंग ही ग्राफ हाइपरबोला का ऐसा ही ना किए हम लोग, स्टार्टिंग ही तो ऐसा किए कि दो चीजों का मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई का वैल्यू कांस्टेंट है या एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू कांस्टेंट है, यहीं से ना बनाता है हाइपरबोलिक। तो यहां पर अगर v इंटू 1/t का कांस्टेंट है तो इसका क्या बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। पर अगर सिर्फ v और t का देखना है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो चैप्टर सीखते समय मेरा आपको ये 12 अलग अलग कंडीशन क्यों करवाया? क्योंकि मान लो जहां पे हम लोग चार्ल्स लॉ सीख रहे हैं, अब वहां पर ये ग्राफ का अलग अलग वेरिएशन नहीं देगा, पर एग्जाम में क्या देखेंगे, अलग अलग तरीके से ग्राफ पूछ रहा है। तो एक तरीके समझिए, एक ग्राफ अपनी सिलेबस में ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। इस बार भी आपके नीट एग्जाम में एक ग्राफ डायरेक्ट पूछा था, है ना, इक्वेशन देकर ग्राफ पूछा था। अब जल्दी से 1 मिनट टाइम लीजिए, सभी को देखिए, मुझे बताइए कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो। इससे ज्यादा ग्राफ की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। हम लोग लास्ट 2-3 क्लास में लगभग मोर देन 30-40 ग्राफ बनाए हैं, है ना। मैंने हर कंडीशन मतलब मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकता हूं, मैथ में तो बहुत सारा ग्राफ बन सकता है। अपनी फिजिक्स में जितना ग्राफ की जरूरत पड़ेगा, जब ट्रिगोनोमेट्री पर आ रहा था मैंने साइन कॉस का भी ग्राफ सिखाया आपको, अलग अलग कंडीशन सिखाया साइन कॉस का भी, पीरियड डबल हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो जाए, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो जाए। फिर मैंने स्ट्रेट लाइन भी सिखाया आपको, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। यहाँ पे ग्राफ सेक्शन खत्म हो गया। मैंने फिर आपको शुरू में बताया, ये नोट्स को बचा के रखेंगे, अच्छे से फेंकेंगे नहीं। इसमें से कई चीजें ऐसी है ना जो पूरे फिजिक्स पढ़ते समय कई एक चैप्टर में जरूरत पड़ेगा या कभी कहीं पे जरूरत पड़ा, पर ये सिलेबस की पार्ट है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। एग्जाम में देखा गया है कई बार डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया जाता है, ठीक, याद करना तो नहीं पड़ेगा। अब किसी ग्राफ को याद करना पड़ेगा क्या? अरे बोलो ना, हाँ ना, नहीं ना, किसी ग्राफ को याद नहीं करना पड़ेगा। इक्वेशन तो याद करना ही है, डिराइव करना ही है अपनी सिलेबस में, उसमें न्यूमेरिकल बनाना ही है, पर किसी इक्वेशन का कोई भी ग्राफ पूछ दे तो हम उसको देखकर बना सकते हैं। एटलीस्ट हमें ड्रॉ भी नहीं करना, हमें तो गिवन ग्राफ को चेक करना है, तो शेप हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए स्लोप का वैल्यू 1/3 है, तो मुझे एंगल नहीं पता चलेगा, मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि tan थीटा की वैल्यू 1/3 है ना। हाँ ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि tan थीटा क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब मुझे ये पता चल गया थीटा जो है ये लेस देन 90। तो बस इतना मुझे पता चलेगा। एग्जैक्ट मुझे पता होता tan थीटा की वैल्यू कब 1/3 होता तब बता देते एंगल कितना भी होता है, पर ये तो मुझे पता चल जाएगा कि स्लोप जो है, अब ये 1/3 है तो ये ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो लेस देन 90 है यानी ये ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ना ये बातें? चलिए क्या आगे मूव करें? ठीक है, देखिए इसके बाद मुझे वेक्टर सिखाना है। वेक्टर तो और अच्छे समय आता है। उससे पहले एक छोटा सा टर्म अलजेब्रा हम लोग फिर से पूरा नहीं पढ़ेंगे। अलजेब्रा में एक छोटा सा टर्म जरूरत पड़ेगा कहीं कहीं पे, उसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी पूरा एक चैप्टर ही है मैथ में, वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसका एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन होता है। तो अब हेडिंग बना दीजिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक लाइन की चीज है, 1 मिनट का चीज है, पर बहुत ही काम की चीज है। फिजिक्स में मजा आ जाएगा, ये याद रखेंगे तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी समस्या को ये दूर कर दे रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो नहीं कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक स्पेशल केस है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। कभी भी ऐसा हो 1 + x⁴n, ठीक है, जहां पर x की वैल्यू 1 से कम है, बहुत कम है। इफ x इज लेस देन 1 यानी 1 से बहुत छोटा है,
तो इसको सिंपल लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, बस। अब ये ना एक रामबाण इलाज है फिजिक्स में, जब कुछ भी नहीं काम करे तो ये काम करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? याद हो गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एक्स की पावर एन का 1 प्लस एन एक्स, पर हमेशा वैलिड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। कब वैलिड है? जब ये जो x है ना, ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, 0.001 ऐसा करके, है ना। ग्रेविटेशन में तो डायरेक्ट आप जब जी वेरिएशन ऑफ जी निकालेंगे हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, आपको याद करो 11th में एनसीईआरटी में किया है ये, और कई जगह जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कई बार मैथ में हमें जरूरत पड़ेगा, रूट वूट इसकी मदद से निकाल सकते हैं, बहुत सारा काम होगा। अच्छा, इसी का अलग अलग फॉर्मेट जरा देख लो। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन कभी आ गया, समथिंग पावर -2, समथिंग पावर -5, ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा। देखो 1 का 1 प्लस का प्लस, अब एन की जगह कौन है? -n, तो ये लिखेंगे -n x, तो फाइनली क्या बन जाएगा? 1 माइनस एन एक्स। समझ पा रहे हैं? तो कभी घबराएंगे नहीं, यही फॉर्मूला याद रखेंगे, कैसा भी आ जाए। जैसे देखो 1 माइनस एक्स की पावर n, ऐसा आ गया। ठीक है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली ये है 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स की पावर n, यही तो है ये। समझ पा रहे हैं? हम भी ऐसा ही लिख देंगे 1 प्लस ऑफ n इंटू माइनस एक्स, यानी फाइनली हो जाएगा 1, ये माइनस कर देगा -nx। तो चीजें वही है, चीजें वही है, किसी भी फॉर्मेट में आ जाए चीजें वही रहने वाला है। जैसे मान लो जरा देखो 1 माइनस एक्स की पावर -n हो, तो कैसे करेंगे? बताओ क्या होगा? देखो 1 होगा, ये आपको भी पता है, nx होगा, ये भी पता है, मुझे बताओ बीच में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी कहीं पे भी ये जरूरत पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। क्लियर? इसकी मदद से आप बहुत सारा काम कर लेंगे। एक दो इस पे प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट बेसिक बेसिक बातें जो आपको काम आ जाए। ठीक है, काम आ जाए। जैसे एक प्रैक्टिस करते हैं, बाकी अलग से भी कर सकते हैं। जैसे √10 का वैल्यू मुझे निकालना है, मान लो √10 मान लो मुझे निकालना है, तो ऐसे तो आप निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √10 का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, पर इसकी मदद से हम लोग समझो निकालना चाहते हैं। पहले इसे लिख लीजिए, √10 का वैल्यू मान लो मुझे निकालना है। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं 2 इंटू √5 या 2 करके निकाल लीजिए, है ना। अब फिर जहां पे आइए देखिए, मान लो मुझे √10 निकालना है। मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख रहा हूं, तो उसी से निकालूंगा। अब इसको पहली चीज तो ये समझ में आ गया, ये है 10 की पावर हाफ, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो ठीक है, मैं इसे ऐसा करना चाहता हूं, देखो अगर ऐसा करते हैं 1 प्लस 9 की पावर हाफ, तो ये तो गलत हो गया, 9 1 से बहुत बड़ा है। तो हमें किसी तरीके से इस फॉर्मेट में लाना है, 1 प्लस या माइनस के फॉर्मेट में दोनों कर सकते हैं, है ना, 1 प्लस या माइनस के फॉर्मेट में। ठीक है, 11 करोगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेके
√8 का ले सकते हैं, √8 हो जाएगा 9 - 1, है ना, वो 1 से, ये ठीक है, ऐसा करते हैं, बाद में बाहर निकाल लेंगे। चलो ये भी सही करते हैं, एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं। चलो 1 + 9 की पावर हाफ। अब देखो अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे ये ना बहुत छोटा करना है, तो मैं 9 बाहर निकाल ले रहा हूं। अब देखो एक चीज और कॉमन लेना भी सीखिए। सिंपल अगर होता 1 + 9, बहुत ध्यान समझो, आप इसमें 9 कॉमन लेना चाहते थे, ये 9 बाहर निकाले, यहां क्या हो जाएगा 1/9 + 1, क्लियर है? पर अभी ऐसा नहीं है, अभी यहां पावर है, तो जो बाहर निकालोगे वो अपने ऊपर पावर भी रखेगा, ये पॉइंट पे ध्यान देंगे। जैसे मान लो मैं यहां 9 बाहर नहीं निकाल सकता, 9 की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, अब अंदर वही रह बच जाएगा 1/9 + 1 की पावर 1/2। क्या ये कॉमन निकालने आया हमें? पक्का ना? बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। अब मालूम है 9 की पावर हाफ यानी √9 हो गया, √9 का वैल्यू आता है आपको, और इसको आप कर सकते हैं 1 + 1/9 की पावर 1/2। अब ये बाइनोमियल में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 + x 1 से बहुत छोटा है, क्लियर ना? तो ये हो गया √9 का वैल्यू 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 + nx, n का वैल्यू कितना है हाफ, और x का वैल्यू 9, ये हो गया 3 इंटू, ये सब ब्रैकेट के अंदर रखिए, 1 + 1/18, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया 3 इंटू, ये एलसीएम नीचे 18 आ गया, और ऊपर 18 + 1 19, अब ये हो गया 6, तो 19/6। अब इसको डिवाइड कर एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे, 6 3 जा 18, तो हम जानते हैं ये 3 पॉइंट समथिंग, तो वो तो पहले भी जानते थे 10 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पर यहां पर तो हमारे पास कुछ तरीका ही नहीं था, यहां तो डिवाइड करना आसान सा, 19 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी चीज को इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, ये बाहर निकालते समय ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज निकालो जिसका पावर मतलब जिसका रूट मालूम हो, रूट में निकाल रहे हो। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते समय 1 + x जो है उसमें x की वैल्यू बहुत ही छोटा होना जरूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। थ्री पॉइंट 14 पाई 169.8 16 होगा इसका, 3.16। ठीक है, देखो मैंने कैसे याद रखा, मुझे यहां से याद है, देखो √g का वैल्यू ना पाई होता है, कई बार जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, √g मतलब √9.8, इसका वैल्यू आता है 3.14। ठीक है, तो थोड़ा आप याद करें ऐसा कि यहाँ पे 2 बढ़ा दिए 10 हो गया, तो यहाँ पे भी इसमें 2 बढ़ा दीजिए 16 कर दीजिए। ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ेगा बार बार, क्या जरूरत पड़ेगा बार बार, पाई स्क्वायर इक्वल टू जी, याद रखिए कैलकुलेशन में बहुत बार जरूरत पड़ेगा, पाई स्क्वायर इक्वल टू जी, ये याद रखिएगा, खासकर ग्रेविटेशन में तो जरूरत पड़ेगा ही, उसके अलावा भी कई बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक बार √8 का निकाल के बताइए, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, √2 इंटू √4 कर दिए, 4 का 2 आ गया, √2 का क्या आएगा 1.414, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में जाना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से यानी बाइनोमियल एक्सप्रोक्सीमेशन से √8 का वैल्यू निकालिए। मैं पहला स्टेप कर दे रहा हूं ताकि आप कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। आइए,
देखिए √8 का मतलब हो गया 8 की पावर 1/2। अब इसको ना 1 + 7 नहीं करेंगे, यहां से गलती हो जाएगा। क्या गलती हो जाएगा? अगर 7 बाहर भी ले आए ना तो इसका खुद का रूट निकालना एक समस्या हो जाएगा, इसीलिए इस तरीके से नहीं जाएंगे। पर 9 का मुझे मालूम है, तो 8 को 9 - 1 भी तो लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं जाकर इसको ऐसा जाएंगे। 8 मतलब 1 + 9, 9 - 1, क्या क्या मैं भी बोल, ये हो गया 9 - 1 की पावर 1/2। अब हो गया। अभी भी डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा कर दीजिए, 9 बाहर निकाल लीजिए, तो 9 की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, तो 9 की पावर 1/2 बाहर निकलेगा तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1/9। अब आपका आ गया 1 - x की पावर n के फॉर्मेट में। 9 का हाफ मतलब √9 हो गया, इंटू 1 - 1/9 की पावर 1/2। फॉर्मूला अभी अभी सीखे थे, 1 - x की पावर n क्या हो जाएगा? 1 - nx। बस सॉल्व कर दीजिए। इधर करिए, और एक दूसरा तरीका जो आप सभी जानते हैं, दोनों से मिला आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं √4 × √2। √4 हो गया 2, √2 होता है 1.414। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए दोनों बार वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। तो जरूरी नहीं हर बार, लेकिन कई जगह है जो इस तरीके से हमारा पास वैल्यू नहीं मालूम होगा, तो यहां से निकाल पाएंगे। वहां भी तो कहीं ना कहीं याद किए ही है। 3, ठीक है, 2.8 ये था जिनसे नहीं हो पा रहा है। देखो 9 का √3 आ गया, इंटू 1 - nx करेंगे तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस n का वैल्यू हाफ है, x का वैल्यू 1/9 है। ये हो गया 3 × 1 - 1/18, ये हो गया 3 × देखो एलसीएम 18 आएगा, और 18 - 1 17 होगा, ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स में। तो आपका क्या आ गया? आपका आ जाएगा 17/6। तो 6 3 जा 18, 3 से कम ही होगा, 6 12, 6 2 जा 12, तो 2 पॉइंट जो भी आना है आएगा, वहां पे भी वही आएगा 2 पॉइंट समथिंग। अब मतलब कहना है कि इजी एक मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में तो आ जा रहा है, बातें समझ पा रहे हैं? तो बहुत काम की है ना बाइनोमियल एक्सप्रोक्सीमेशन। अच्छा, कौन कौन सा रूट आपको याद रखना है? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, और 10 का तो याद हो ही गया अभी, 3.16 याद हुआ ना जी। 10 का कितना है? 3.16। ये 3-4 रूट आप याद रखें। बाकी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में अपने पास एक हथियार है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, सिर्फ मैं रूट निकालने के लिए आपको नहीं सिखाया, ये अपने फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में कई डेरिवेशन करते समय, ग्रेविटेशन चैप्टर में स्पेशली जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ग्रेविटेशन करते समय एक इक्वेशन आएगा, उसको मैं जब आपको डिराइव कराऊंगा या सॉल्व कराऊंगा या उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस टाइप से इक्वेशन आएगा। मैं इक्वेशन के बीच का बता रहा हूं, r + h की पावर q माइनस RQ, ठीक है। ये बीच का एक पार्ट है, ये शुरुआत भी नहीं है ना लास्ट है। अब इसको जब मैं डिराइव कराऊंगा तो अभी इसका होल क्यू तोड़कर कर सकते हैं, या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूं, RQ कॉमन ले लिए। कॉमन निकालना सीखे ना, जब भी पावर हो पावर के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया 1 + h/r की पावर q माइनस RQ, ठीक है। ये हो गया RQ इंटू h होता है हाइट फ्रॉम सरफेस और r होता है रेडियस। तो अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, 64,000 किलोमीटर है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये हो जाता है बहुत ही लेस देन 1, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि h होगा 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर।
और r है 6400 किलोमीटर, इसीलिए इसको 1 प्लस nx पे तोड़ सकते थे। हो गया 1 प्लस n का वैल्यू है 3, x का वैल्यू है h बाय r माइनस आर क्यू। तो अब देखिए इस पूरे को तोड़ दीजिए, आर क्यू प्लस 3h आर क्यू बाय आर माइनस आर क्यू। देखो आर क्यू कैंसल, ये इससे कैंसल, 2 बच गया, ये हो गया 3h आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो कई क्वेश्चन में से एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको आप नोट कीजिए, कई बार जरूरत पड़ेगा इस तरीके का चीजें ग्रेविटेशन में या बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। फिजिक्स में कई क्वेश्चन में आपको ऐसा होगा सॉल्व कर लिए, 2-3 स्टेप आ गए, पर आपको लगेगा ऑप्शन के पे कैसे पहुंचे, उसका अलग ही फॉर्मेट है, तो वहां पे भी ठीक एक हेडिंग बनाइए यहीं पे, इसी का यूज होगा ग्रेविटेशन में, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हाइट पे, ठीक है। अब देखिए वहां आपको याद हो जब भी किए थे 11th में, इस डेरिवेशन को करते समय आपको ये जरूरत पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये मान लो अपना अर्थ है, यहां से इसकी सरफेस तक तो हम लोग रेडियस लेंगे अर्थ की, और यहां से किसी h हाइट पे हम ऊपर गए, कोई मास को रखे। अब इसमें g कितना लग रहा है ये मुझे निकालना है, नीचे की तरफ कितना g लग रहा है ये मुझे निकालना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मान लिया मास ऑफ अर्थ me, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m नोट, ठीक है। तो मुझे मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पे लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही तो होता है। हेलो, तो r यहां से यहां तक का डिस्टेंस, r तो ये होता है ना जी, ये जो r हम लोग लिखते हैं वो यहां से यहां का डिस्टेंस होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी ये बहुत काम करेगा आपको, ठीक है। देखिए अब फोर्स को हम लिख सकते हैं एम ए, और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं एम जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह हम लोग लिखेंगे एम जी। पर क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ये एम किसका लेंगे, अर्थ का लेंगे या ऑब्जेक्ट का लेंगे? फोर्स किस पे हम निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे ना, तो उसका लोग है ना एम नोट। तो एम नोट इक्वल टू जी एम नोट एम ई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एम नोट कैंसल हो गया, तो जी एट हाइट एच हमारा बचता है जी मास ऑफ अर्थ बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे यहां तक तो ठीक है, यहां के बाद ये फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लाते हैं हम लोग, देखिए ये कांस्टेंट है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो आर ई प्लस एच की पावर -2, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, कैसे तोड़ते हैं ध्यान देखिए, जी एम ई बाय, फिर से आर ई बाहर निकालेंगे, तो आर ई बाहर निकालेंगे तो आर ई निकलेगा, आर ई का स्क्वायर निकलेगा, आर ई का स्क्वायर क्योंकि पावर स्क्वायर है ना। अच्छा ऊपर निकलेगा, मैं 1-2 स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी डेरिवेशन सीखना। देखो यहां भी निकलेगा क्या, आर ई, अच्छा पावर स्क्वायर निकलेगा, पावर -2 निकलेगा, -2 अभी कॉमन ले सीखे ना,
तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एच की पावर माइनस 2, ये नीचे चला जाएगा तो GME बाय RE², और ये टूटेगा 1 प्लस एक्स की पावर n में, तो क्या बनेगा 1 माइनस NX। समझ पा रहे हैं? n का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू इतना। कुछ याद आया? हाँ सॉरी, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम ना सरफेस पे निकालते हैं ना तो इतना आता है, ये जो पूरा है ना वैल्यू, ये होता है G एट सरफेस। तो G एट हाइट बन जाता है। ये डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, वो तो जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। पर वहां पर अब ये चीजें फिर से मुझे आपको समझा भी दूंगा, भूल जाओगे, लेकिन अभी मैंने कई एग्जाम्पल देकर भी ये समझना अभी आसान है। समझ पाए? ये किए थे, कुछ याद आया? आप ही किए थे अपने जीवन काल में, कब किए थे पता ही नहीं है, 11th में किए थे ना। ठीक है, तो आज रहने दो, फिर वेक्टर कल स्टार्ट करेंगे ना। तो आज अपना बेसिक मैथ कंप्लीट हो गया। वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, तो वेक्टर तो अपनी सिलेबस में भी, अपनी बुकलेट में भी है। बुकलेट में कौन से चैप्टर में है जी वेक्टर? मोशन इन, हे महान आत्माओं, मत बोलो, हम भी कल से कुछ ना बोलो, तुम उधर रहना हम इधर रहना। मोशन इन, अरे बोलो, मोशन इन प्लेन में। तो कल से वो बुकलेट चाहिए, लेकर आएंगे तब ना, वहां से कुछ भी क्वेश्चन जरूरत पड़े तो ओपन करेंगे। तो कल से मोशन इन प्लेन बुकलेट 1 में होगा, उसे लेकर आएंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं।